तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये वे 3 अधिकार हैं जो प्राकृतिक इस अर्थ में हैं कि व्यक्ति उनको अपने व्यक्तित्व के एक अनिवार्य और अभिन्न अंग के रूप में लेकर जन्मा है। ये अधिकार उसे किसी ने प्रदान नहीं किए, बल्कि उसे स्वयं ही प्राप्त हैं और वह इन तीनों का अबाध उपयोग करता है। तो इस तरह से लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार भी हैं और प्राकृतिक नियम भी हैं। अगर इन प्राकृतिक नियमों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि तुम दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो। यदि हम इस सिद्धांत पर कार्य करें तो वास्तव में व्यवस्था उतनी खराब नहीं होने पाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर लॉक के मनुष्य बहुत खराब नहीं थे, फिर वो प्राकृतिक अवस्था भी इतनी असहनीय नहीं थी जैसा कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था हो चुकी थी, तो आखिर क्या कारण था कि लोगों ने मिलकर समाज का निर्माण किया या फिर सरकार के बंधन स्वीकार किए? लॉक उसका उत्तर यह कहकर देता है कि भले ही प्राकृतिक अवस्था में कुछ अच्छाइयाँ थीं, लेकिन साथ ही साथ कुछ कमियां भी थी। पहली कमी तो यह थी कि प्राकृतिक नियम केवल प्राकृतिक नियम थे, वे कानून नहीं थे, उनकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। दूसरी कमी यह थी कि इन नियमों को लागू करने वाली कोई भी सत्ता नहीं थी। तीसरी कमी यह थी कि यदि इन नियमों को कोई व्यक्ति तोड़े तो उसका निर्णय करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ेगा तो उन्हें कैसा और किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, इस बारे में निर्णय करने के लिए ना तो कोई कोर्ट थे, ना न्यायाधीश थे। तो इन सारी कमियों के होते हुए प्राकृतिक अवस्था उतनी आदर्श नहीं थी और बहुत अधिक व्यवहारिक भी नहीं थी और स्थायी भी नहीं थी। शायद इन्हीं कमियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों को समझौता करना पड़ा। अब ऐसा लगता है कि लॉक के अनुसार समझौता एक नहीं हुआ, बल्कि समझौते 2 हुए। पहले समझौते के अनुसार तो व्यक्तियों ने राजनीतिक समाज का निर्माण किया, यानी पहले तो वो एक स्टेट ऑफ नेचर में प्राकृतिक अवस्था में रहते थे जहाँ कोई समाज, कोई सरकार नहीं था। तो जब उन्होंने समाज के बंधन स्वीकार किए और एक व्यवस्थित समाज में रहने की कोशिश आरंभ की, तो उसे हम राजनीतिक समाज कहेंगे। तो पहले अवस्था में तो राजनीतिक समाज की स्थापना होती है। दूसरी अवस्था में एक सरकार की स्थापना होती है। यहाँ पर भी देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लॉक सरकार को एक ट्रस्ट कहता है, अर्थात सरकार उस अर्थ में स्वामी नहीं है जैसे कि हॉब्स का निरंकुश संप्रभुता, जिसे बिना किसी शर्त के सारे अधिकार व्यक्तियों ने सौंप दिए थे। यहाँ पर सरकार एक ट्रस्टी है, ट्रस्ट के रूप में है, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करेगी, व्यक्तियों के सामूहिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए शासन चलाएगी। तो सरकार निरंकुश नहीं है। इस तरह से लॉक एक संवैधानिक और मर्यादित शासन की परिकल्पना करता है जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। तो इस तरह से समझौता 2 चरणों में हुआ। पहला तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई और दूसरा एक सरकार की, एक राज्य की स्थापना होती है। लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों के पास अब एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। वह अधिकार क्या है? सरकार के विरुद्ध क्रांति करने का भी, विद्रोह करने का भी, अपनी असहमति को व्यक्त करने का भी, क्योंकि लॉक के अनुसार शासन जन सहमति पर आधारित है। उसका उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना। और यदि जनता को ऐसा लगता है कि सरकार मेरे हितों को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं रही है, तो वो उसके विरुद्ध क्रांति भी कर सकती है। शायद ऐसा कह करके लॉक अपने समय में इंग्लैंड में होने वाली गौरवपूर्ण क्रांति को कहीं ना कहीं
जस्टिफाई भी करना चाहता था। कारण चाहे जो भी रहे हों, लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का समर्थन किया। यही वो बात है जिसके कारण हम कहते हैं कि लॉक उदारवादी दर्शन का प्रतिपादन करता है, क्योंकि उसके शासन में व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित है और उन्हें शासन के विरोध का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से लॉक का सामाजिक समझौता संपन्न होता है। उसके राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं कि राज्य मानव कल्याण का एक प्रमुख साधन है। राज्य का आधार जनता की सहमति है। यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करना चाहे तो ऐसी परिस्थितियों में जनता शासन की आज्ञाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरी विशेषता यह है कि राज्य की शक्तियां सीमित हैं। वह एक संविदा पर आधारित ट्रस्ट है। ट्रस्ट में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को यह अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। इस प्रकार लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। और अंत में कार्यों की दृष्टि से देखें तो लॉक का राज्य एक बहुत सकारात्मक राज्य नहीं है बल्कि एक निषेधात्मक राज्य है। लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना या उसका नैतिक उत्थान करना नहीं। और साथ ही साथ व्यक्तियों को एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया उसने, मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूं, क्रांति या राज्य के विरोध का अधिकार। इस तरह से लॉक का सामाजिक समझौता इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तरफ तो लॉक सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और साथ ही साथ व्यक्ति की व्यक्तिवादिता को बनाकर रखता है। लेकिन लॉक के इस सामाजिक सिद्धांत की कई आलोचना भी की जाती है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि उसकी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन भ्रमपूर्ण है, ये वास्तविकता से बहुत दूर है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि ऐसे कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं थे जो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में लेकर आया। राज्य में ही व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होते हैं और राज्य ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ लॉक के राज्य में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि हमेशा क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि उसने अपने व्यक्तियों को विद्रोह का लाइसेंस दे रखा है। इस तरह से अनेक आलोचनाएं की जाती हैं। फिर भी राजनीतिक दर्शन के इतिहास में लॉक के विचारों का बहुत अधिक महत्व है। सबसे बड़ी बात तो उसने व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन किया, उसने वैधानिक शासन का प्रतिपादन किया, व्यक्तिवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने राज्य को एक साध्य नहीं बल्कि साधन के रूप में माना और कहा कि वह व्यक्ति के हित के लिए बना है। यदि राज्य जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता शासन में परिवर्तन भी कर सकती है। और आगे चलकर लॉक के यही विचार आधुनिक व्यक्तिवाद के आधार बने। साथ ही साथ लॉक एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार को जन्म देता है और वह है थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। हालांकि लॉक ने इस सिद्धांत की कोई विधिवत विवेचना नहीं की। आगे चल करके यह कार्य मॉन्टेस्क्यू ने किया, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने इसकी प्रेरणा शायद लॉक से ही ली। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बीज हमें लॉक के दर्शन में प्राप्त होते हैं। लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन भी किया और इस तरह से एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। कुल मिलाकर के यह कहा जाए कि लॉक के दर्शन का राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। लॉक के ग्रंथों के द्वारा ही आगे चलकर अमेरिकी क्रांति पर बहुत प्रभाव डाला गया। बहुत प्रसिद्ध लेखक बार्कर ने लिखा है
कि लॉक के राजनीतिक दर्शन ने न केवल इंग्लैंड को ही प्रभावित किया, वह फ्रांस में भी प्रविष्ट हुआ। रूसों के माध्यम से फ्रेंच राज्य क्रांति में आया। वह उत्तरी अमेरिका की बस्तियों में भी प्रविष्ट हुआ और आगे चलकर अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी इसका समावेश हुआ। तो इस तरह से सामाजिक समझौता के क्षेत्र में लॉक का बहुत अधिक महत्व है।